कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म और लवण है। और इससे पहले जो है रासायनिक अभिक्रिया और बायोलॉजी और फिजिक्स सभी के लेक्चर्स डाले गए हैं। बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स भी कंप्लीट होने वाला है और ये केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल के बारे में, फिर भस्म के बारे में, फिर लवण के बारे में देखेंगे और कुछ बेसिक जानकारी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अम्ल के बारे में लिखा हुआ है कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आप एक ही लाइन में याद रखिए कि अम्ल क्या होता है, कि अम्ल स्वाद में जो है खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं क्षार क्या होता है। कि क्षार वह भौतिक पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा। कड़वा कड़वा का मतलब समझते ही हैं, कड़वा और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये लवण बनाता है। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लवण क्या होता है। तो लवण क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए जब अम्ल और अम्ल और क्षार, क्षार को ही भस्म बोलते हैं, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अम्ल भस्म और लवण को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि अम्ल भस्म और लवण ये तीनों चीज़ का जब आप जलीय विलयन का मतलब उसमें पानी मिला दीजिए और एक विलयन तैयार कर लीजिए। तो इन तीनों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, अम्ल भस्म और लवण का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसमें उपस्थित आयन ही मतलब अम्ल भस्म और लवण में जो आयन होता है विद्युत का संचालन करती है। इसके साथ साथ विलयन की आयन की मात्रा, ये जो विलयन होती है विलयन में आयन होता है, आयन की मात्रा है इसकी तनुता। अब ये तनुता क्या है, अर्थात जब आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो कोई चीज़ तनु हो जाएगा, उसी के बारे में बोलते हैं। उसकी तनुता जो है उसकी आयन पे, विलयन की आयन की मात्रा उसकी तनुता पर निर्भर करता है। अर्थात जितना अधिक तनु होगा उतना ही आयन की मात्रा होगा। अर्थात जितना कम से कम पतला आप विलयन को रखेंगे अधिक से अधिक आपको वहाँ पे आयन मिलेगा और वो उतना अधिक जो है क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा और इस प्रकार से विद्युत अपघट्य होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, क्षार हो गया, और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, ये लवण हो गया। जब इन तीनों के जलीय विलयन से आप क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है H+ और Cl- में टूटेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है Na+ और OH- में टूटेगा और सोडियम क्लोराइड जो है Na+, सोडियम प्लस में और Cl- में यहाँ से ये टूट जाएगा और विद्युत अपघटन के रूप में ये विघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी हमने अम्ल भस्म और लवण का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है, इसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट जो बात है कि अम्ल की परिभाषा अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग तरीका से दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अरहनियस जी के द्वारा हम देखते हैं कि अरहनियस जो है अम्ल और भस्म की परिभाषा किस प्रकार देते हैं। तो अम्ल क्या होता है कि वो ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, अर्थात क्या देता है कि H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उस पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये जल में घुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूटेगा। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3, ये जल के साथ घुल के H+ में NO3 जो है माइनस में टूटेगा। H2SO4 भी 2H+ और SO4 माइनस में, ये एसिटिक एसिड है, ये भी टूटकर H+ और CH3 माइनस में टूट जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भस्म के बारे में। भस्म क्या होता है कि भस्म वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब क्या है, OH आयन देता है, OH- आयन देता है, उसको हम भस्म कहते हैं। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ETC। तो भस्म के बारे में अभी हमने इतना जाना। अब हम नेक्स्ट जल के बारे में, क्षार के बारे में जानते हैं कि क्षार जल में मिले भस्म को, मतलब जल में जो घुले हुए भस्म होते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्षार। अर्थात जितने भी क्षार है सभी भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब नेक्स्ट जो हमारा बात है कि अम्ल और भस्म के गुण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अम्ल और भस्म का जो बेसिक गुण होता है कि किस तरीका से आप समझेंगे कि ये अम्ल है और ये भस्म है।
सबसे पहले इसका पहला गुण देखेंगे कि अम्ल स्वाद में कैसा कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये इसको हमने सबसे पहले देखा था। और क्षार क्या होता है, क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। आप मिर्ची खाए होंगे, मिर्ची जैसा ही कड़वा आपको ये लगेगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा और यहाँ से ये कड़वा। देखिए कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं अम्ल के प्राप्त करने का, जैसे कि संतरा या नींबू के रस में कौन सा एसिड आपको मिलेगा, तो सिट्रिक एसिड मिलेगा। सेब में कौन सा एसिड मिलेगा, मैलिक एसिड मिलेगा। इमली में कौन सा एसिड, तो टार्टरिक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड, तो एसिटिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। आमाशय के रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चाय पीते हैं, चाय में थीन नाम का पदार्थ पाया जाता है, उसमें कौन सा पदार्थ, तो टैनिक एसिड। और विटामिन सी में कौन सा एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लाल चींटी देखे हैं, जो चींटी आपके दरवाजे सभी जगह मिल जाएगा, उसमें कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। गेहूं में भी एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ एसिड के जो है प्राकृतिक स्रोत हैं, जिसको आपको याद रखना है, इसको एक बार दो बार देखना है। ये आगे चलकर यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से यही सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। तो अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे पे दिक्कत नहीं होगा, और आपके बोर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ध्यान रखें कि हमारे अमाशय में उपस्थित है। हमारे अमाशय, अभी हम बायोलॉजी वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया से अमाशय के बारे में बताए थे कि अमाशय कहाँ होता है, आहार नाल क्या होता है, कहाँ से कहाँ पे पेंक्रियाज होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल जानकारी है। तो अमाशय, हमारे अमाशय में एक अम्ल होता है, अम्ल पहले से रहता है, जो बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, साथ ही हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि भोजन पचाने में सहायक होता है। जब हमारे अमाशय में या हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमारे पेट में अम्लीयता या गैसीयता की शिकायत आ जाती है। इस शिकायत को दूर करने के लिए एंटासिड नामक दवाई का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब क्षारीय होता है, मतलब OH आयन देता है। तो इस प्रकार अभी तक हमने दो बातों को तो ज़रूर देखा यहाँ पे, अम्ल के बारे में जो कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, और हाइड्रोक्साइड के बारे में जो हमको, सॉरी यहाँ पे क्षार के बारे में जो कहाँ कहाँ से हमको काम होता है। नेक्स्ट क्या है कि अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस पर, ये लिटमस क्या है, तो ये लाइकन एक पदार्थ है, लाइकेन एक पदार्थ है, लाइकन एक पदार्थ नहीं है, पादप है। तो वो करता क्या है कि अम्ल को, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, और क्षार क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल बना देता है। लेकिन कुछ अन्य प्राकृतिक तत्व भी है या पदार्थ भी है जो अम्ल या क्षार को अलग अलग निरूपित करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिटमस क्या करते हैं, अम्ल को लाल से नीला करता है, लेकिन मेथिल ऑरेंज लाल से पीला करता है। फिनोप्थैलिन क्या रंगहीन होता है, फिनोप्थैलिन को जब आप अम्ल में डालेंगे तो रंगहीन होगा, लेकिन जब आप क्षार में डालेंगे तो गुलाबी टाइप का हो जाएगा। हल्दी तो सभी के घर में आप चेक कर सकते हैं, अम्लीय पदार्थ में किसी खट्टा पदार्थ में डालने पर वो पीला रंग देगा, लेकिन जैसे आप क्षारीय पदार्थ में डालेंगे, जैसे कि आपके घर में सर्फ वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें डालेंगे तो ये लाल भूरा हो जाएगा। चुकंदर सब खाते हैं, लाल बैगनी रंग का होता है अम्ल में और पीला हो जाता है क्षार में। लाल गोभी का पत्ता है लाल बैगनी रंग का और अम्ल में, और हरा रंग का हो जाता है क्षार में। तो इसको भी आप एक बार निश्चित रूप से प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये था कि रंग सूचक, ये रंग बताता है कि किस प्रकार से। तो एक बात याद रखना है कि लिटमस क्या करता है, लाल को नीला कर देता है अम्ल में, और नीला को लाल कर देता है क्षार में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है और क्या क्या घटनाएं घटती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और कौन सा गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो ये सक्रियता श्रेणी है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वक्त चूक जाएंगे सीखना, अभी आप नहीं सीखते हैं तो आगे चलकर समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आगे जितने भी किताब बनाई गई है वहाँ पे केवल आपको ऑप्शन डाल दिए जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को बॉर्डर मान लेना है इसका। और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु होती है सब के सब क्रियाशील होते हैं। और क्या होता है कि धातु की सक्रियता के श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर अधिक धातु अधिक क्रियाशील होती है। जैसे कि पोटासियम सबसे ऊपर है, तो पोटासियम काफ़ी सक्रियशील होता है, लेकिन सीसा नज़दीक है तो ये कम क्रियाशील होता है। अब हम सक्रियता श्रेणी को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यह सबसे ऊपर पोटेशियम है, तो इस जितने भी तत्व है सबसे क्रियाशील तत्व पोटासियम, इसका संकेत K होता है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटासियम से कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो कैल्शियम है, कैल्शियम। और उससे कम क्रियाशील सोडियम। ये इतने क्रियाशील धातु है कि यदि आप इसको बाहर में अपने हाथ पे रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। जिस चीज़ पे रखेंगे आग आसानी से पकड़ लेगा। इसमें माचिस या तीली
पेट्रोल डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए इन सारे पदार्थ को कहाँ पे रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में अलग अलग माध्यम में जहाँ ये एडप्ट करते हैं अपने अवस्था को, वहाँ पे रखा जाता है। जैसे कि पोटासियम और सोडियम को जो है कहाँ रखा जाता है, ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम धातु को और पोटेशियम धातु को आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो गया, पोटासियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा। लोहा भी क्रियाशील है, लेकिन लोहा में जंग लगने पर या क्रिया करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी और गर्मी की धूप की ज़रूरत होती है। टीन हो गया, लेड हो गया, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन से ऊपर अधिक क्रियाशील होगा और ये हाइड्रोजन से नीचा जो होगा कम क्रियाशील। अब सोना सबसे कम क्रियाशील है। यहाँ पे शीशा, पारा को ही बोला जाता है, सॉरी शीशा इसको बोला जाता है, टीन को बोला जाता है। यहाँ पे सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। इसको आप कितना भी पानी और ताप में रखिए तो इसमें जंग नहीं पकड़ता है, इसलिए इसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा हो कि सबसे कम क्रियाशील। तो ये जो टेबल है आपको ध्यान रखना है, सक्रियता श्रेणी, ये आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट एक दो बार नज़र मारेंगे आराम से याद होगा। सबसे अधिक क्रियाशील पोटासियम, सबसे कम क्रियाशील सोडियम, उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम, जिंक, फिर लोहा, टीन वगैरह, ये सारे को आपको याद कर लेना है और जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक बात हम लोग को सीखना है कि ये कार्बोनेट क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो ये ऐसे आप नहीं मानेंगे, जब आपको एक चार्ट दिखलाएंगे तो आप मानेंगे। अब सबके लास्ट में CO3 है, यहाँ भी CO3 है, यहाँ पे HCO3 और यहाँ पे फिर से CO3 है। तो जिसके लास्ट में CO3 है ये सारे के सारे क्या हो गए, जिसके लास्ट में CO3 है ये सारे के सारे कार्बोनेट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कार्बोनेट कहलाते हैं। लेकिन जिसके लास्ट में HCO3 है इसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि धातु के कार्बोनेट और अकार्बोनेट से जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल और कौन सा गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कब, जब धातु को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अर्थात CO3 वाले किसी भी पदार्थ से और HCO3 वाले किसी भी पदार्थ से तो अभिक्रिया करवाते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कुछ अभिक्रिया है, देखिए ZnCO3 क्या क्या हो गया, कार्बोनेट। इसके साथ जब अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और साथ में जल, और जल तो बनता ही है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सारे में सारे बनेंगे। फिर देखिए NO2 तो CO3 के साथ H2SO4 का किया तो H2O और फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस प्रकार से आप इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। दो इक्वेशन और है तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को अभी तक समझ गए हैं। नेक्स्ट हम कल फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।